गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उमेश सनी एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज हम आगे की बात करते हैं। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सिंधु सभ्यता, उससे हम आगे की बात करेंगे। तो मैंने कल आपको दो स्थल करा दिए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज हम आगे बात करेंगे चनहूदड़ो की। चनहूदड़ो, देखिए बच्चों, यह स्थल कहाँ पाया गया? तो यह स्थल जो है सिंध प्रांत पाक में पाया गया। यह स्थल सिंध प्रांत पाक में, यानी कि पाकिस्तान में पाया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका पूछे इसकी खोज किसने की? तो इसके खोजकर्ता थे एन जी मंजूमदार। एन जी मंजूमदार। पूछ ले कब की? तो इसकी खोज की गई थी 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछ ले कि इसका उत्खनन किसने किया? ठीक है, तो इसका उत्खनन किया गया अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने किया 1935। ठीक 4 साल में, ठीक 4 साल बाद क्या किया? इसका उत्खनन किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये बात करते हैं कि इस चनोदड़ो स्थल से हमें क्या क्या जो है साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या हमें जो है यहाँ पे जो वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चनहूदड़ो से मिले साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या मिला है? एक मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये मनके बनाने का कारखाना मिला है ना, तो इसे आप समझिए कारखाना जहाँ पे स्थापित होगा तो वहाँ क्या उद्योगों की व्यवस्था की जाएगी। तो ये क्या है? एक औद्योगिक नगर था। चनहूदड़ो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। समझ गए बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या मनके बनाने का क्या मिला है आपने को? कारखाना मिला है। तो ये क्या हो गया? एक औद्योगिक नगर हो गया। ठीक है। साथ ही यहाँ देखिए आरएस के अंदर, आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता से लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य। तो फ्रेंड्स, अब यदि आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो आपको मिले हैं चनहूदड़ो से। वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाना फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आगे आने वाली सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। और एक इसके साथ ही आप इंपॉर्टेंट लगा के ये लगाएं कि बिल्ली के पीछे, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट लगा के चाहिए बात लिख लीजिए कि बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के जो साक्ष्य मिले हैं ना, वो भी अपने को कहाँ से मिले हैं? ये भी चनहूदड़ो से मिले हैं। अब एक आप दूसरा नोट लगा के ये लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ से किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सभी नगर को दो टीलों में बांट रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, जिसको हम दुर्ग टीला बोल रहे थे और एक को नगरीय टीला बोल रहे थे। लेकिन चनहूदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से क्या है, किसी भी प्रकार के दुर्ग के जो हैं वो साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये हो गया आपके चनहूदड़ो के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अपन अपने चौथे स्थल की बात करते हैं, वो है लोथल। ठीक है फ्रेंड। अब लोथल ये स्थान है कहाँ पर? वो टेस्ट के माध्यम से आपको याद है, लो धोलार और रंग गुजरात से। ठीक है, तो ये हो गया लोथल। स्थान कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में स्थित है। और नदी आपको पूछ ले तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। अब ये पूछ ले कि इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किसी रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव मिश्र ने क्या की थी? इसकी खोज। मिश्र ने क्या की थी? इसकी
खोज की थी और कब की थी, तो ये आपको पूछ लिया तो 1953 में। हालांकि आपको ये डाटा इतने याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि रंगनाथ राव मिश्र ने की थी और गुजरात में बोगवा नदी के किनारे कौन स्थित है, लोथल। अब पूछ ले कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य की बात करें तो यहाँ देखिए चावल और बाजरे के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं ना, वो यहीं से मिले हैं। चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य जो है वो यहीं से ही क्या है, मिले थे। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ से भी हमें क्या मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना मिला है। इसलिए यह भी क्या है, एक औद्योगिक नगर है। इसलिए यह भी एक, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यह भी एक औद्योगिक नगर था। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपसे बात की थी कि लोथल का जो बंदरगाह है, मैंने आपको बात बताई थी कि गोदीवाड़ा, यानी गोदीवाड़ा मतलब क्या था, बंदरगाह। तो लोथल का बंदरगाह है, लोथल का बंदरगाह या गोदीवाड़ा जिसे मैंने आपको बताया था, तो ये संपूर्ण सैंधव सभ्यता का, लोथल का बंदरगाह या गोदीवाड़ा संपूर्ण सैंधव सभ्यता का, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ क्या, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट करके नोट लगाइएगा, यहाँ से चक्के के दो पार्ट, चक्के के दो पार्ट के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपके लोथल की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये याद रखना है, तो गोदीवाड़ा याद रखना है, और एक औद्योगिक नगर और एक चावल और एक बाजरे की क्या है, प्रथम साक्ष्य भी क्या है, आपको यहाँ से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आगे चल के बात करते हैं कालीबंगा की। ठीक है, जो अपने कहाँ स्थित थे, राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख लिया मैंने यहाँ कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कालीबंगा जो स्थल है ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, ये स्थित है। और ये पूछ लें कि ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी भी थोड़ी क्या है हिम्मत बढ़े, और मैं आपके हिस्ट्री के साथ साथ में कल से जो है जियोग्राफी की क्लास क्या है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो अपन बात कर रहे थे कालीबंगा की, कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। प्राचीन सरस्वती नदी, जिसे अपन अभी क्या कहते हैं, घग्गर नदी भी कहते हैं। तो घग्गर नदी के किनारे क्या है, स्थित है, और जिसकी खोज किसने की, खोज किसने की इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है फ्रेंड, अमलानंद घोष ने कब की थी इसकी खोज, 1951 और 52 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके उत्खनन की बात है कि सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, तो उसका नाम था बीबी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, बीबी लाल और बीके थापड़, वह बीके थापड़। ये कब किया था इन्होंने, 1961 से लेके 72 तक। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई इसके उत्खनन की बात। अब बच्चों देखिए, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए बच्चों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, अपने को पता है ऊँट को कहते हैं। तो सर्वप्रथम ऊँट के साक्ष्य,
ऊंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं अपने को? कालीबंगा से क्या है प्राप्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो साक्ष्य मिले उसके एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। हस्बैंड जो है वो मार्केट गया, तो मार्केट से आते वक्त उसने क्या ले लिया? काले रंग की चूड़ियाँ ले ली, जो क्या हस्बैंड को अच्छी लगी और वो वाइफ के पास लेके आया। तो वाइफ ने क्या किया कि इस काले रंग की चूड़ियों को देख देख क्या है कि हस्बैंड की क्या है, जोर के तमाचा चढ़ दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? लाल हो गया। तो अपन ये याद रखेंगे, लाल होने से बीबी लाल ने तो क्या किया, उसका उत्खनन किया। तो लाल कब हुआ? जब उसने क्या मारी? थापड़ मारी। तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने क्या किया? इसका उत्खनन किया। अब देखिए जब बीबी नाराज हो गई तो उसने क्या कर दिया? हस्बैंड को घर से निकाल दिया, बोले कि खेत में जाओ, ठीक है। खेत में जाने के बाद में अब वो बैठा बैठा करे क्या? तो वो उसने सोचा कि खेत जोत लूँ, ठीक है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं अपने को? कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिले हैं? ये अपने को मिले हैं कालीबंगा से। अब देखिए इसने इसको जोतने के लिए हल भी नहीं दिया, तो यहाँ इसने क्या किया? मिट्टी से हल बनाया। तो मिट्टी से बने हुए हल का प्रयोग, मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य भी पूछ ले यदि कहाँ से मिले हैं, तो वो भी अपने को मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने राजस्थान के अंदर जो मकान पहले है कच्चे ईंटों से निर्मित होते थे, तो कालीबंगा में जो मकान थे वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे, ठीक है। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और अपने यहाँ राजस्थान के लोग क्या लगभग गरीब होते हैं, तो इसीलिए कालीबंगा को क्या कह दिया? इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा गया। दीनहीन की बस्ती कहा गया। फ्रेंड थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, आज हमें ये टॉपिक जो है क्लियर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। दीनहीन की बस्ती कहा गया है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, आप कंफ्यूजन में मत आना, इंपॉर्टेंट करना और दोनों में अंतर समझना, ठीक है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले हैं बच्चों? कालीबंगा से मिले हैं। जबकि मैंने आपको पीछे देखिए लोथल में क्या लिखवाया है कि खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से भी मिले हैं। लेकिन लोथल की खोज कब हुई? 1953-54 में। और अपन कालीबंगा की खोज कब हो रही है? 1951-52 के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए संपूर्ण सैंधव सभ्यता के अंदर जो है सर्वप्रथम जो खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य जो है वो अपने को कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। अब अपन बात करें आगे की ओर, तो कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी अपने को क्या मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, जो लगभग कब आया होगा? जो लगभग 2100 वर्ष पूर्व, 2100 ईसा पूर्व, ठीक है, 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अपन बात करें तो यहाँ से कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिली है अपने को? बेलनाकार मुहर मिली है, बेलनाकार मुहर मिली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेलनाकार मुहर है ना, ये जो बेलनाकार मुहर है ये अपने को कहाँ मिलती थी? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेलनाकार जो मुहर है ना ये कहाँ पाई जाती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर क्या पाई जाती थी? बेलनाकार मुहर। और ये हमें कहाँ देखने को मिली? कालीबंगा में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता के बीच में क्या आपस में व्यापार क्या है हुआ करता था, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या है? लकड़ी की नालियाँ पाई गई, यहाँ लकड़ी की नालियाँ पाई
गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, लकड़ी की नालियाँ पाई गई है। तो ये बात की हमने अपने कालीबंगा की। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी बनावली की। ठीक है, बनावली कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं बनावली कहाँ है, ये हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हरियाणा के अंदर पूछ ले तो किस नदी के किनारे हैं, यही अपनी प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी पूछ ले खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी 1973-74 में आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट का मतलब हो गया यहाँ रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब देख लेते हैं यहाँ से अपने को क्या है, कौन कौन सी चीज मिली है। तो अपन यहाँ की बात करेंगे साक्ष्य की। तो बनावली से देखिए बच्चों, यहाँ से आपको मिट्टी से बने बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं, मिट्टी से बने बर्तन यहाँ से क्या आपको मिले हैं। और मातृ देवी की मृण मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति। ठीक है, और मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं, वह मोहर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट नोट लगा के आप ये लिखना कि यहाँ नाली व्यवस्था का क्या है, अभाव, नालियों का अभाव। तो क्वेश्चन ये पूछ ले सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नालियों का अभाव मिला है, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बनावली। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से अपन बात करें तो उत्तम किस्म के जो तिल और सरसों। ठीक है, जो तिल सरसों व चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम लास्ट बात करते हैं अपने एक सुरकोटड़ा की। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना हो जाएगा 7वां स्थल। ये अब मैं बात करता हूँ, यहाँ अपना 7वां स्थल आ जाएगा सुरकोटड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि यह स्थित कहाँ है, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी 1964 में। खोज किसने की थी, 1964 में की थी। और किसने की थी, जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल, सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहां से सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। पतन या विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ क्या मिले हैं, यहाँ से तराजू के 2 पलड़ों के साक्ष्य मिले हैं। 2 पलड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीजें आपको याद रखनी है। और इस स्थान से अपने को क्या मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के भी क्या साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, सुरकोटड़ा के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट नगर आगे आता है धोलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, गुजरात में स्थित तो है, लेकिन आपको ये पूछ ले किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस नदी का बच्चों आपको याद रखना है मानसर
या जिसको मनहर नदी भी कहते हैं। मानसर या मनहर नदी के किनारे कौन स्थित है? अपने धोलावीरा स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज पूछ ले तो इसकी खोज की थी 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा ही इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये धोलावीरा मैंने आपको पहले बताया था पहले की वीडियो में कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? धोलावीरा। अब देखिए धोलावीरा के लोग जो है वो क्या देखना पसंद करते थे? क्रिकेट। ठीक है ना, तो क्रिकेट खेलते कहाँ है? स्टेडियम थे, स्टेडियम में खेलते हैं ना। तो सर्वप्रथम स्टेडियम के साक्ष्य, सर्वप्रथम स्टेडियम के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं अपने को? धोलावीरा में मिलते हैं। सर्वप्रथम स्टेडियम के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं अपने को? धोलावीरा में देखने को अपने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यदि अपन आगे बात करें, स्टेडियम के साक्ष्य तो क्या है अपने को मिल गए, लेकिन फ्रेंड्स आगे आप देखिए कि स्टेडियम के अंदर जैसे ही क्या है कि जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेल रहे तो रनों का स्कोर लिखने के लिए पहले क्या था कि बोर्ड लगा हुआ था जिस पे क्या करते हैं कि अपन नंबर चेंज करते रहते कि इसने इतने रन बनाए हैं, इसने इतने रन बनाए हैं। तो क्या मिला अपने को? एक सूचना पट था। तो सर्वप्रथम सूचना पट के साक्ष्य, सर्वप्रथम सूचना पट के साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिलते हैं? ये भी अपने को धोलावीरा से ही क्या है? मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आपको कि ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा अभी तक हमने देखा कि जो सभी स्टेट थे वो 2 नगरों में विभाजित थे, लेकिन ये धोलावीरा जो है यह 3 नगरों में विभाजित था। और उसकी बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी एक तो दुर्ग टीला, ठीक है, यहाँ एक बीच में क्या आ जाएगा? मध्य टीला। ठीक है, और तीसरा अपने पास है ही ये नगरीय टीला। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपने बात थी किसकी? धोलावीरा की। अब बच्चों नोट करके मैं आपको 2 नोट लिखा रहा हूँ, ये आप लिखिए। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर ये पूछ ले कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है तो मैं आपको क्रम वाइज जो है 3-4 स्थलों के नाम लिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर है अपने मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड, उससे छोटा आता है अपने हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बाद में अपन लिखेंगे गनेड़ीवाल। ठीक है, गनेड़ीवाल के बाद में अपन लिखेंगे धोलावीरा। ठीक है, और धोलावीरा के बाद अपन लिखेंगे राखी गड्डी। ठीक है फ्रेंड, अब यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि नोट 2 लगा के लिखिएगा फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आपको पूछा जा रहा है तब आप सबसे बड़ा नगर कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे गनेड़ीवाल। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में आप लगाएंगे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बाद में आप लगाएंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद अपन लगाएंगे धोलावीरा, और धोलावीरा के बाद अपन लगाएंगे राखी गड्डी। ठीक है फ्रेंड, धोलावीरा के बाद अपन क्या लगाएंगे? राखी गड्डी। समझ गए फ्रेंड? ये दोनों जो मैंने आपको नोट लगा के दिखाए हैं इनको आप अच्छी तरह से देखना फ्रेंड्स। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से क्या है पूछा जाता है। अब मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखाने जा रहा हूँ बच्चों, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप हेडिंग लगाइएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है फ्रेंड, अब अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें तो आप लिखिए कि
अपन ने बात की थी हरियाणा। हरियाणा में कौन लोग बसते हैं? जाट लोग बसते हैं। तो जाट लोग क्या होते हैं? सबसे अमीर होते हैं, यानी कि अमीर होते हैं तो वहाँ की जो सभ्यता भी जो मिलेगी ना, वहाँ अमीर ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करें, आप लिखिए, फर्स्ट लगा के लिखिए कि हरियाणा, हरियाणा में अपने बात की थी कुनाल की। कुनाल एक स्थल मिला था हमें, तो हरियाणा के कुनाल से, हरियाणा के कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, और दूसरी बात करें तो अपन हरियाणा का ही एक स्थान था भर्राना। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा के भर्राना से, हरियाणा के भर्राना से हमें स्वर्ण आभूषण के भंडार मिले हैं। किसके? स्वर्ण आभूषण के भंडार मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं तो आप लिखिए, हरियाणा के नाल से ही, हरियाणा के नाल नामक स्थल से, हरियाणा के नाल नामक स्थल से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन बात करेंगे कि सैंधव सभ्यता में, चौथा पॉइंट लगा के आप लिखिए, सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का जो श्रेय दिया गया ना, वो किसको दिया गया? यूनानियों को दिया गया। तो सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को दिया गया। यूनानियों को दिया गया, जिन्होंने कपास को क्या कहा? शिंडन कहा। जिन्होंने कपास को शिंडन कहा। ठीक है फ्रेंड, और एक लास्ट जो 500 पॉइंट है, आप नोट लगा के लिखिएगा बच्चों, कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1947 में रंगपुर की खोज की गई, जबकि सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो रोपड़ का किया गया। रोपड़ का किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वप्रथम जो उत्खनन जो है वो किस स्थल का किया गया? आपको पता है, ये किया गया था अपने रोपड़ का, सॉरी फ्रेंड्स, जो है रोपड़ का किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन आप एक टेबल बना लीजिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो एग्जाम में एसएससी है या आरएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के निम्न में से, यानी कि वो मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए का बी के साथ मिलान कीजिए, ए का सी के साथ मिलान कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप एक टेबल बना के लिख लीजिए कि सिंधु सभ्यता के जो कौन से स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप एक तरफ लिख लीजिए नगर, ठीक है फ्रेंड, और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए नदी। ठीक है, अब मैं आपको सभी नगर हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है ये मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहले आप लिखिए मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आप लिखिए चनहुदड़ो, दूसरा आपने लिखिए चनहुदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा आप लिखिए कोट दीजिए। चनहुदड़ो, तीसरा आपने लिखा कोट दीजिए। ये आपके जो तीनों स्थल है ना, ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड, आगे अपन बात करें हड़प्पा। तो हड़प्पा की फ्रेंड्स अपने बात की थी, ये है रावी नदी के किनारे,
रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा ये भी पूछ ले कि रावी नदी के किस किनारे पर स्थित है, तो ये बाएं तट पर स्थित है, रावी नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन आगे बात करें रंगपुर और रोजदी। ये देखिए रंगपुर स्थान, और ये छठा आपने लीजिए रोजदी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, इस नदी का नाम ही ऐसा है। तो रंगपुर और रोजदी जो है ये, इस नदी का नाम है मादर नदी। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे स्थित है। आगे अपन बात करें कालीबंगा और बनावली की। ठीक है फ्रेंड, कालीबंगा और बनावली की बात करें तो ये आपको पता ही है, प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे क्या है, ये शहर बसे हैं। अब अपन आगे बात करें, एक तो रोपड़ और एक बाड़ा स्थल की अपन ने बात करेंगे। बाड़ा स्थल कहाँ है, अपनी जो पंजाब में स्थित है, यानी कि रोष आया चकदे फड्डे बाड़े में अपनी ये ट्रिक याद की थी। तो ये कहाँ स्थित है, पंजाब में। और ये पंजाब में किस नदी के किनारे हैं, सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल का मैंने आपने बताया था भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अब मैं आपसे बात करूं, मांडा मैंने आपको बताया दिया चिनाब नदी के किनारे है, देमाबाद आपको पता ही है प्रवरा नदी के किनारे है जो गोदावरी की सहायक नदी है, आलमगीरपुर मैंने आपको बताया था हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है, जो यूपी के अंदर है, और सुतकांगे डोर जो मैंने आपको बताया था 10 नदी के क्या है, किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने कुछ नगरों की बात की जो क्या है, किस नदी के किनारे बचे हुए हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ना, ये व्यापार जो है किस स्थल से, किस स्थान से किया करते थे, और किन किन धातुओं का ये क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। तो आप दूसरी टेबल बनाइए, एक तरफ तो लिखिए धातु और दूसरी तरफ लिखिए आप स्थान। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लिखिए सोना। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो सोने का जो आयात है वो कहाँ से करते थे, या सोने का जो व्यापार है वो कहाँ से करते थे, ये करते थे दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में भी अपन पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो वो आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और फारस और ईरान के साथ ये क्या करते थे, सोने का क्या करते थे, व्यापार करते थे। दूसरी अपन बात करें यहाँ चांदी की, तो चांदी को ये आयात करते थे बलूचिस्तान, फारस और अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड, तीसरी अपन बात करें तांबा की, तो तांबा का आयात यह करते थे अपने खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। ठीक है फ्रेंड, और अपन बात करें जिससे सिंधु सभ्यता की मोहर बनी होती थी उसका नाम क्या था, शैलखड़ी से बनी होती थी। ठीक है क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप ना अच्छी तरीके से याद रखना कि जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किससे बनी होती थी, वो शैलखड़ी से निर्मित होती थी। तो इन शैलखड़ी का जो आयात निर्यात है ये किया जाता था राजस्थान से, गुजरात से, ठीक है, और बलूचिस्तान से। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट अपन बात करें तो ये करते थे नील रत्न, यानी कि रत्नों की भी ये क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे। तो ये एक स्थान था बदख्शा, बदख्शा क्षेत्र था कहाँ का, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान का। वहाँ से ये क्या करते थे, नील रत्न की क्या करते थे, आयात और निर्यात करते थे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन में बात करते हैं, इतना अपन ने सिंधु सभ्यता के पढ़ने के बारे में, अब अपन बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है हमें। सिंधु सभ्यता, टॉपिक पूरा होने को जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता की देन, सिंधु सभ्यता ने हमें क्या सिखाया है। ठीक है, तो मातृ देवी की सबसे पहले आप देखिए मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मातृ देवी उपासना, मातृ देवी उपासना किसने सिखाई है हमें, ये सिंधु सभ्यता की क्या है, हमें देन है। ठीक है, तो मातृ देवी की उपासना की तो परिवार कैसा होगा, मातृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार जो है, मातृसत्तात्मक परिवार जो है सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता की, आगे हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वो पितृसत्तात्मक आएगा। तो अपन क्या है कि वहाँ डिफरेंस करके इन दोनों के बीच में चलेंगे। तो मातृसत्तात्मक परिवार सिंधु सभ्यता की
देन है। ठीक है, और अपन ने मोहनजोदड़ो में एक बात की थी नृत्य करते हुए, ठीक है, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी अपने को, तो है ना, यहाँ पर अपने को क्या मिला है, पशुपतिनाथ की, यानी कि शिव की पूजा के साक्ष्य, शिव की पूजा भी जो है सिंधु सभ्यता के लोगों की क्या है, देन है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही अपन बात करें तो लिंग, योजन व पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा भी अपने को किसकी देन है, ये भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। और अपन बात करें एक अपने स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक जिनको अपन नॉर्मल रूप से सतिया कहते हैं, तो स्वास्तिक का चिन्ह और सूर्य की उपासना, स्वास्तिक का चिन्ह व सूर्य की उपासना, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह और सूर्य की उपासना भी अपने को क्या है, किसकी देन है, ये भी अपने को सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है, और सर्वप्रथम चाक का प्रयोग, सर्वप्रथम चाक यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, सर्वप्रथम चाक का प्रयोग भी क्या है, सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है, और इस काल के अंदर जो है मृद भांड कैसे बनाए जाते थे, लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के मृद भांड सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। तो बच्चों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो मृद भांड है वो किस रंग से बनाए जाते थे, तो ये लाल व काले रंग से क्या बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता में जो है मृद भांड बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड, अब आप लिखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस चीज़ से जो है परिचित नहीं थे, तो आप लिखिए सैंधव सभ्यता के लोग, सैंधव सभ्यता के लोग तलवार, गाय व घोड़े से परिचित नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, हाँ कुछ जगहों से क्या है अपने को घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मान लीजिए कि आज यदि अपनी सभ्यता कहीं दब जाए या हम कहीं दब जाएं, तो मैंने आपको मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि कुछ लोगों के पास जो है वो कीपैड वाले मोबाइल अभी भी मिलेंगे और एक दो स्थानों से ही क्या है वो आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब जो आज के लोग जिनको ये सभ्यता हमारी मिलेगी तो वो तो यही सोचेंगे ना कि कुछ स्थानों से क्या कीपैड मिले, एक या दो स्थानों से मिले हैं, तो इसका मतलब वो यही बताएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं कीपैड वाले मोबाइल से परिचित नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंधु सभ्यता से किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ सिंधु सभ्यता की देन थी जो एग्जाम में क्या है सीधे क्वेश्चन पूछने वाली बातें हैं, तो ये भी मैंने आपको क्या है लिखवा दी है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारा ये सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है, और अब मैं आगे एक जियोग्राफी की क्लास आपके साथ में लेके आऊँगा। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री हम दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, या तो अपन ऐसा करेंगे कि एक दिन छोड़ के या एक दिन अपन जियोग्राफी और एक दिन हिस्ट्री की क्लासें लेते रहेंगे, या फिर मैं ऐसे कुछ टाइम शेड्यूल बना के ऐसा करूँगा कि हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों की जो क्लासें हैं वो एक साथ आपको देते रहूं। अब देखिए, मैं आपको कुछ 3 चीज़ें और बता देता हूँ। अपन ने चावल के साक्ष्य की बात की थी, तो चावल के साक्ष्य को लेकर क्या है एग्जाम में जो है वो 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि चावल के प्रथम साक्ष्य, ठीक है फ्रेंड, चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल गुजरात से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको ये पूछ लूँ कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कि चावल के प्रथम साक्ष्य तो कहाँ मिले अपने को, लोथल गुजरात से। अब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको पूछ ले तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश क्या है यहाँ स्थान है। और तीसरे अपन बात करें जले हुए चावल के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य ये अपने को मिले हैं
काली बंगा से। तो फ्रेंड्स इन तीनों बातों को भी क्या है आप याद रखना कि चावल के प्रथम साक्ष्य तो मिले हैं लोथल गुजरात से, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं, और जले हुए चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ से मिले हैं। तो इसी के साथ अपने सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है आज फ्रेंड्स क्लियर होता है, और आपसे मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस जो चैनल को है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है किट्टू एजुकेशन ग्रुप के नाम से, उसे भी आप क्या है लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।